राना साहब, आप क्या समझते हैं? चौधरी परवेज इलाही साहब से कुछ मुलाकातें हुई हैं, वो मुलाकातें कुछ मंजर आम पे हैं और कुछ अभी मंजर आम पे नहीं है, सिर्फ छह मगोइयों की जद में। ये मुलाकातें सियासत का मंजरनामा या चौधरी परवेज इलाही साहब का मुस्तकबिल क्या बताती? चौधरी परवेज इलाही साहब अब तक डटे हुए हैं और चौधरी परवेज इलाही साहब ने कहा है कि मैं आखिरी हद तक अपनी पार्टी के साथ खड़ा रहूंगा। और सुनने में आया कि जब परवेज इलाही साहब जिस तरह डटे हुए हैं, उस पर चेयरमैन ने भी ये फैसला किया है कि आइंदा टिकटों का फैसला अगर मैं हो या नहीं हो तो चौधरी परवेज इलाही की मुशावरत उसमें खास अहमियत रखेगी। देखिए, जो लोग खड़े हैं वो उनको हमें देखना चाहिए। चौधरी परवेज इलाही खड़ा है, अपनी जमात के साथ खड़ा है। मेरी आज शकील अताउल विर्क से बात हुई, जो चौधरी परवेज इलाही साहब के बड़े करीब तरीन हैं, उनके मशीर रहे हैं। तो मैंने शकील अताउल विर्क से पूछा क्या सूरत हाल है, उसने कहा जी जो सब खड़े हैं। मेरी उनके दीगर लोगों से बात हुई ना कि जो सब खड़े हैं जी, जो सब कहीं नहीं जा रहे, जो सब खड़े हैं। कुछ मुलाकातें हुई हैं, जो सबको राम करने की कोशिश की गई है, जो सबको लालच देने की कोशिश की गई है, जो सबको यहाँ तक कहा गया कि आप एक ऐलान कर दें, आपको चंद घंटों बाद ही रिलीज कर दिया जाएगा, नहीं तो इतने केसेस निकलेंगे जिसकी इंतहा कोई नहीं। वो कहते हैं यार मैं उम्र के जिस हिस्से में हूं, आपने जितने केसेस निकालने हैं निकाल लें, आपने जो करना है कर लें, हालात जो है वो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। जो सब अब इंतजार कर रहे हैं कि हुकूमत जो है इसके दिन पूरे हो जाए, जो सब इंतजार कर रहे हैं कि ये हुकूमत जो है वो तहलील हो जाए, तो उसके बाद जो सब जो कहते हैं कि हालात आपको तेजी से बदलते नजर आएंगे। हालात तेजी से बदलते नजर आएंगे। जब हुकूमत तब्दील हो जाएगी तो फिर देखिए कि जो हालात तब्दील हो रहे हैं वो किसके हक में तब्दील हो रहे हैं। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान के मुआशी मसाइल का अंदाज़ा लगाया जाए, उसका इदराक किस किस को है? पाकिस्तान में अफरात ज़र की मजमूई शरह में इजाफा हो जाना, पाकिस्तान के तरसीलात ज़र में कमी वाक़ होना, बैरूनी सरमायाकारी का कम आना, बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी बड़ी तादाद में जाना और बैरूनी कर्ज़े जो हैं वो कम मिलना, ये पाकिस्तान की मजमूई मुआशी सूरत हाल थी जिसकी वजह से हमें इस केओस का सामना करना पड़ा, इस टर्मोइल का सामना करना पड़ा और हम इस नहज तक पहुंच गए कि हमें IMF की इमदाद का इंतजार करना पड़ा। अब पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी अगर पाकिस्तान के अंदर लानी थी तो वो किस तरीके से आती? उसमें यकीन दहानियां जो करवाई गई किसकी तरफ से करवाई गई? और अब बैरूनी सरमायाकारी जो पाकिस्तान में आ रही है और एक फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई है, उस फैसिलिटेशन काउंसिल के मकासद क्या होंगे, मुहर्रिकात क्या हैं और वो जिन अशखास की ज़ेरे निगरानी चढ़ेगी उसमें तेज़ी किस हद तक आएगी या उसके पीछे बहुत से लोगों की अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो किस हद तक जायज़ हैं? इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अब्दुल्ला गुल साहब ने, सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया गुल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। गुल साहब, अगर देखा जाए वज़ीर आज़म सरबराही करेंगे फैसिलिटेशन काउंसिल की, आर्मी चीफ भी उसका हिस्सा होंगे। अब कुछ लोग इसे तनकीदी तौर पे बात कर रहे हैं और कुछ लोग इसे मुस्बत पैराई के अंदर बात कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी अगर इस तरीके से आएगी, फैसिलिटेशन काउंसिल का उसमें क्या किरदार होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जहां तक ताल्लुक है एतराज़ात की, तो एतराज़ात तो मेरे ख्याल में तब होने चाहिए हैं कि अगर कोई काम ना कर रहा हो। अगर कोई काम कर रहा है, चाहे वो फौज कर रही है, चाहे वो सिविल हुकूमत कर रही है, चाहे कोई और कर रहा है, तो एज लॉन्ग एज पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल अगर बेहतर हो रही है, अगर अबतर होती है तो फिर तो और बात है, लेकिन अगर बेहतर होती है तो फिर तो मेरे ख्याल में किसी को एतराज नहीं करना चाहिए। और फिर ये एतराज किन की तरफ से आ रहा है? ये ज्यादातर एतराज उन लोगों की तरफ से आ रहा है, या तो वो मगरिब में बैठे हुए हैं, या वो सोशल मीडिया के जो है वो बहुत बड़े बड़े टाइकून बने हुए हैं, या फिर वो मगरिब की गोद में बैठ के पाकिस्तान के जो कोई मौका जाने नहीं देते, या मायूसियां और बुराइयां फैलाने के लिए, झूठ और फसाद पैदा करने के लिए। और ये वो लोग भी थे जो नाम नेहाद यहाँ हमारे कुछ दानिश्वर थे जो भाग गए, और ज्यादातर उनकी तरफ से ये बात आती है। थिंक टैंक के हवाले से मैं अभी हालिया एक सुन रहा था जिसके अंदर कहा गया कि जी नेक्स्ट पाकिस्तान का तो कुछ भी नहीं है। भाई, आपको किसने बता दिया नेक्स्ट पाकिस्तान का? आपको गैब का इल्म हो गया, कमाल है। देखिए, जो बात यह है कि पाकिस्तान का जो SIFC जिसका आपने बताया, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, ये एक बड़ा अहम मंसूबा है। इसके हवाले से पहली बात यह है कि इसके अंदर इदारे और जो रियासत पाकिस्तान के तमाम कंपोनेंट्स हैं वो एक पेज के ऊपर आके पाकिस्तान की मईशत को इसलिए बहाल करना चाहते हैं क्योंकि ये फौज का इसलिए भी मामला बनता है
क्योंकि ये एक सिक्योरिटी का मामला है। जिन लोगों के घर में रोटी नहीं होती वो बम जो है वो रखने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल नॉर्थ कोरिया है। आप देखें जिस तरीके से उनको मुश्किलात का सामना है, इसी तरीके से ईरान के ऊपर जब उन्होंने कोशिश की अपने न्यूक्लियर फैसिलिटेशन की तो फिर उनके ऊपर जो है वो बाकायदा कदगन लगा गई, और फिर देखा कि मगरिब ने किस तरीके से उनकी आर्म ट्विस्टिंग की और उनसे कता ताल्लुकी की। लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल मुख्तलिफ है। अभी जो सेंटकॉम के कमांडर पाकिस्तान आए तो वो क्या थे, वो अगर हमारे ताल्लुकात खराब होते तो सेंटकॉम के कमांडर क्या पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात के ख्वाह होते? तो ऐसी बात तो नहीं है। अभी जो दोहा कतर के अंदर मुज़ाकरात हुए तालिबान अफगानिस्तान के हवाले से जो अमेरिका और उनके दरमियान, तो फिर उसकी फैसिलिटेशन कहां से हुई थी? तो ये कह देना कि पाकिस्तान का तो कोई मुस्तकबिल नहीं है और पता नहीं डी न्यूक्लियराइजेशन हो जाएगी खुदा ना खास्ता। भाई कोई न्यूक्लियराइजेशन इसलिए नहीं हो रही क्योंकि अभी आपके पास एक पॉलिसी शिफ्ट है, आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। डी न्यूक्लियराइजेशन होती तो आपको ना IMF जो है वो कर्जा देता, ना आपको सऊदी अरब, चीन और दीगर जो अरब ममालिक हैं, इसी तरीके से यूरोपीय मंडियां जो है वो आप पे पाबंदियां आयद कर देती और आपके साथ तमाम तिजारत के रास्ते बंद कर देती, मुनक़ते कर देती। ऐसा तो कुछ नहीं नजर आ रहा। इसका मतलब है कि ये एक डिलिबरेट एफर्ट है। हमें ये देखना है कि इसके अहदाफ क्या हैं। पहला अहदाफ यह है कि इसका जो 3 साल के अंदर इसको $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में कैच करानी है, उसको लेके आना है। और वो कैसे लाना है? पाकिस्तान में मादनियात के ज़खायर हैं, जिसका अभी हालिया आर्मी चीफ ने जिक्र किया कि $6 ट्रिलियन के जो है वो हमारे पास मादनियात के ज़खायर हैं। ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया के तांबे के सबसे बड़े ज़खायर जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। अभी मोहम्मद खेल के अंदर हमने जो नई जो कानकुनी शुरू की, बल्कि नई नहीं अब तो वो पुरानी हो गई, अवाम की नजर में अब आया और हम चाइना के साथ उसका मुआहदा कर रहे हैं। अब जो काम करने वाला ये है कि हमें जो है वो इसके अंदर अब मजीद इन्हांसमेंट लानी है। हमें वो मशीनरी लगानी है जिसको प्योरिफिकेशन कर सके। जो हम सिलिका भेज रहे हैं या हमारी जो 58% क्रोमाइट निकल रही है, जो कि दुनिया में एक हाईएस्ट नंबर तस्वर किया जाता है, हमारे पास जो तांबा है, सोने के ज़खायर की बात हो रही है, तो उनको कोशिश करके हमें जो है रिफाइनरीज लगानी चाहिए ताकि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसके जरिए अभी तो हम किलों के हिसाब से, मतलब टनों के हिसाब से बेच रहे हैं, और अगर हम जो है वो किलों के हिसाब से बेचना शुरू कर दें उसको, तो यकीनन माने कि वो पाकिस्तान के लिए, बल्कि इस खित्ते के लिए जो है एक गेम चेंजर होगा। फिर दूसरा यह है कि वस्ती एशिया की तिजारती मंडियां जो हैं वो अब्दुल्ला गुल साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं। इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं। हर शख्स जानता है कि पाकिस्तान के मामलात को बेहतर करने में सबसे अहम तरीन रोल जो है वो हमारे सिपह सलार आर्मी चीफ साहब का है। जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की है, शायद इससे पहले किसी ने इस तरह मेहनत ना की हो। तो क्या पाकिस्तान की सियासी क़यादत जो है वो क्यों नहीं मेहनत करती? हर दफा हमें मुश्किल से निकालने के लिए हमारे सिपह सलार ही क्यों आते हैं? भाई ये बहुत, राना साहब, बहुत अफसोसनाक, बिल्कुल आपने एक बड़ा दर्दमंदाना आपने सवाल पूछा। मैं भी आपको उसका बात बताऊंगा कि हमारे यहाँ लोग जो है वो अपने बैसाखियां तलाश करते हैं। पॉलिटिशियंस जो हैं उनके अपने अंदर जमहूरियत नहीं है, उनकी अपनी पार्टियों में जमहूरियत नहीं है, और फिर वो कमजोर होते हैं और वो मगरिब से जो है बहुत ज्यादा मरूब होते हैं। अभी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का 2 रोजा ईरान का दौरा है, मुझे बताएं कि सियासतदान क्यों नहीं गए? इस वजह से क्योंकि नहीं अमेरिका कहीं नाराज ना हो जाए, मगरिब कहीं नाराज ना हो जाए। ये एक बड़ी दर्दमंदाना बात है।